देखो, ये जो आज का आर्टिकल है ये हिंदू का है। और कल आप लोगों को मैं एक फैक्ट बताया था मैरिटल रेप का। इसी पे बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। हालांकि आर्टिकल में कंटेंट बहुत कम है, तो हम कुछ बेसिक चीजों को भी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जो बेसिक मैंने बताया है वो आर्टिकल में ऑलरेडी बता चुका हूँ मिताली इन लोगों को। उसको भी मैं कंबाइन कर दिया हूँ इसमें। तो पूरा मैरिटल रेप के बारे में समझेंगे हम, और कितना सही है और कितना गलत है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको जीएस पेपर 2 में आप कोट कर सकते हो। मैरिटल रेप को सबसे पहले डिफाइन किया गया है। मैरिटल रेप ये कहता है कि कोई भी मैरिड व्यक्ति, कोई भी मैरिड मेल यदि अपनी वाइफ के कंसेंट के अगेंस्ट उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो मैरिटल रेप कहलाता है। हालांकि इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये बात सिर्फ मेल के साथ ही नहीं है, फीमेल के लिए भी है। फीमेल भी अपने हस्बैंड के कंसेंट के अगेंस्ट यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वो भी एक मैरिटल रेप कहा जाएगा। मतलब वाइसे वर्सा है, हस्बैंड भी यदि वाइफ के कंसेंट के अगेंस्ट उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता है तो वो भी मैरिटल रेप कहलाएगा। और यदि वाइफ हस्बैंड के कंसेंट के अगेंस्ट उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उसको भी हम मैरिटल रेप कहेंगे। इस आर्टिकल में हालांकि फोकस हस्बैंड पे ही किया गया है, दूसरा वाला पक्ष डिस्कस नहीं किया गया है। तो उसी पे हम बात करते हैं। इन्होंने ये बोला है कि टोटल 100 कंट्रीज, अभी तक टोटल वर्ल्ड में 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। मतलब कि मैरिटल रेप एक क्रिमिनल एक्टिविटीज है। पूरे वर्ल्ड में 100 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया है कि मैरिटल रेप का कोई इंसिडेंट होता है तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटीज में हम रखेंगे, उसको क्रिमिनल एक्टिविटीज के ब्रैकेट में हम रखेंगे। लेकिन 36 कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जो मैरिटल रेप को क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं मानती हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी कंट्री भी उसी में शामिल है, इंडिया भी उसी में शामिल है। मतलब इंडिया में मैरिटल रेप एक क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं माना जाता है। अब ये सब मैं अभी आर्टिकल नहीं बता रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। आर्टिकल जब आएगा तो मैं बता दूंगा, ये बेसिक्स बता रहा हूं मैं। अब ये आर्गुमेंट इसके कुछ फेवर में हम बात कर लेते हैं कि मैरिटल रेप क्यों मतलब मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना, मतलब मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल एक्टिविटी मानना क्यों जरूरी है और क्यों नहीं जरूरी है। इन दोनों बातों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्यों जरूरी है उसमें यदि पहली बात हम करें तो जाहिर सी बात है कि शादी के बाद यदि मैरिटल रेप को हम क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं मानेंगे तो शादी के बाद हस्बैंड को ऐसा लगता है कि उसको लाइसेंस मिल गया है सेक्स करने का, और बिना अपने वाइफ के कंसेंट का। तो इसी वजह से जरूरी है कि मैरिटल रेप को हम एक क्रिमिनल एक्टिविटीज माने, ताकि वो अपनी वाइफ के कंसेंट को भी दिमाग में रख के उसके बाद कोई इनिशिएटिव ले। तो जाहिर सी बात है कि यदि मैरिटल रेप आपके यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है तो शादी के बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटीज करते रहिए अपनी वाइफ के साथ, उसकी इच्छा हो या नहीं हो, उसका कंसेंट हो या नहीं हो। तो ये पहली बात है, पहला रीजन है जिसकी वजह से इसको क्रिमिनल एक्टिविटीज में डालना बहुत जरूरी है। दूसरी बात इन्होंने ये बोला है द डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर। द डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर को थोड़ा ध्यान से समझना क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर क्या है, इसको हिंदू में लिखा हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर हिंदू में सिर्फ एक डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर लिखा हुआ है, इसका डिटेल नहीं लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा समझिएगा क्या है। देखिए, जब आपके यहाँ जब अंग्रेज शासन कर रहे थे ना, जब आप गुलाम थे, तो उस समय विक्टोरिया एरा कहा जाता है। उसका टाइमलाइन है 1837 से 1901। तो उस समय ये डॉक्ट्रिन आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर, CONVETURE। डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर में कहानी ये थी कि ये विक्टोरिया एरा की बात है। कहानी ये थी कि आईपीसी उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडियन पिनल कोड 1860 में। जिस समय इंडिया ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था तो उस समय महिलाओं का कोई राइट नहीं था। ये कहा जाता था कि यदि उनके राइट को सब्जुगेट कर दिया गया था, मतलब कि यदि मेरी बीवी है तो मेरा जो भी राइट है उसी के अंडर में होती है, उसका कोई इंडिविजुअल राइट नहीं दिया गया था। तो आज भी हम इसी फिलॉसफी को जी रहे हैं। तो आज तो लाइफ बहुत चेंज हो गया है, सोसाइटी बहुत ज्यादा डायनेमिक हो चुकी है। आप देखो तो प्रॉपर्टी में भी राइट्स मिल रहे हैं लड़कियों को। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर को अभी तक फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखें तो कहीं ना कहीं ये मैरिटल रेप वाला यदि बात आप कहेंगे तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्चर की ही बात करता है कि उसका कंसेंट हो या नहीं हो,
चूंकि मेरा कंसेंट है, मेरी वाइफ है, तो उसको ये बात मानना पड़ेगा। वही बात है। तो राइटर ये बताते हैं कि अब ऐसी फिलॉसफी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये 1837, 1860, 1901 कितना पीछे छूट गया है समय। उसी चीज को, उसी ढर्रे पे हम जिंदगी जीते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये दूसरा उनका आर्गुमेंट है। तीसरा है आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी में सिंपल सी बात है कि दोनों को राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है, मेल को भी फीमेल को भी। तो ये फंडामेंटल राइट्स का भी कहीं ना कहीं वायलेशन है, कंप्लीट ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इफ समबडी इज गोइंग अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ फीमेल। तो ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है और आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोला है पुट्टास्वामी जजमेंट में कि राइट टू इंटीग्रिटी एंड राइट टू प्राइवेसी इज द राइट फॉर ऑफ फीमेल। मतलब फीमेल के पास राइट है कि उनके बॉडी को राइट टू इंटीग्रिटी और राइट टू प्राइवेसी। अब उनका शरीर है तो वो उनपे उनका राइट है, कोई किसी दूसरे का राइट नहीं है। हमने शादी कर लिया इसीलिए वाइफ मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आर्टिकल 21 के तहत। तो इसमें बेसिक चीज यही है कि राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इंटीग्रिटी दोनों ही इंश्रेंड हैं, और इसके तहत पूरे बॉडी पे राइट है फीमेल का, तो उसको कोई मेल डोमिनेट नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, नेक्स्ट आर्गुमेंट इन्होंने ये बोला है, रेप इज नॉट द ग्राउंड फॉर डिवोर्स। मतलब कि इंडिया में यदि मैरिटल रेप कोई करता है हस्बैंड वाइफ को, तो उस वाइफ को डिवोर्स नहीं मिल सकता है। ऐसा कोई रूल ही नहीं है जिससे वो जाके कंप्लेन करे और उसको डिवोर्स मिल सके। तो अब वो बेचारी असहाय हो जाती है कि करेगी क्या। इसके साथ साथ लिखते हैं कि रेप इज रेप। रेप इज रेप मतलब कहने का मतलब कि यदि कोई अनजान व्यक्ति रेप करे तो जो फीमेल है वो बेचारी हॉरर में जीती है, एक नाइटमेयर में जीती है, एक मतलब दहशत में जीती है कि उसने उसके साथ रेप कर दिया। लेकिन यदि उसका हस्बैंड उसके साथ, उसके कंसेंट के अगेंस्ट में उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता है, तो वो एक रेपिस्ट के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो जाती है। यदि दोनों का कंपेयर करें तो दूसरा वाला ज्यादा पैनिक है, क्योंकि वो तो जो पहला वाला है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि हस्बैंड है वो तो पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा, तो वो तो रेपिस्ट के साथ ही रह रही है, उसके अगेंस्ट में वो उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो रेपिस्ट के साथ रह रही है। और दूसरे साइड में कोई अननोन पर्सन उसके साथ रेप करके चला जाता है, तो सिंपल सी बात है कोई रेप किया और चला गया, हालांकि वो भी गलत है, किसी तरीके से उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन गलत तो फिर ये भी है कि ये इनकी शादी हो गई है और इसके बिना फीमेल के बिना कंसेंट का उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये इसीलिए राइटर लिखते हैं कि रेप इज रेप। इसके बाद इन्होंने जेएस वर्मा कमेटी की बात कही है। जेएस वर्मा कमेटी, आप लोगों को याद दिला दूं मैं कि निर्भया का जो कांड हुआ था, तो उसमें एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें जेएस वर्मा कमेटी बनाई गई। अब जेएस वर्मा कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, उसको क्रिमिनल एक्टिविटीज के ब्रैकेट में रखा जाए। तो इतने सारे आर्गुमेंट हैं जो इस बात की ताकीद करते हैं कि मैरिटल रेप को किसी भी तरीके से हम क्रिमिनल एक्टिविटीज कंसीडर करेंगे, तभी जाके सोसाइटी में रिफॉर्म होगा। अब इसके अगेंस्ट में कुछ बातें कही है राइटर ने। अगेंस्ट भी बोलना बहुत जरूरी है, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं आप लोग। अगेंस्ट में पहली बात इन्होंने बोला है कि इम्प्लीमेंटेशन इशू होगा इसमें। क्यों होगा? एक बंद दरवाजे के अंदर वाइफ और हस्बैंड के बीच में क्या हो रहा है, ये या तो वाइफ जानती है या हस्बैंड जानता है, और कोई नहीं जान सकता। तो इसमें अक्सर ऐसा देखा जाता है, आप लोगों को भी पता होगा, कि कभी कभी औरत झूठ भी बोल देती है। डोंट टेक इट अदरवाइज, इन जनरल आई एम टेलिंग यू, जब कभी भी देखो झगड़ा होता है ना और मामला डिवोर्स तक पहुंचता है, तो सबसे पहले पता है वो क्या लिखती है कि मेरे साथ छेड़खानी करता है मेरा देवर, और उससे भी पहले लिखेगी कि मुझे मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरी मेरी सास मुझे मारती है, मेरा मेरा देवर मुझे मारता है, मेरा ससुर मुझे मारता है, या मेरा हस्बैंड मारता है। तो अब वो कितना सच है ये आप लोगों को भी पता है। सच है, सच होता है, लेकिन कितना सच होता है इस पे बहुत बड़ा डिबेट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें झूठ भी होती है। तो ये एक लाइसेंस नहीं मिल जाएगा क्या? आप लोग नॉर्मली सोचिए कि यदि इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसने किया है या नहीं किया है, उसके बावजूद तो पहुंच जाएंगे। मतलब इसमें मिसयूज ऑफ लॉ भी आप लिख सकते हो कि लॉ को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाएगा। ये इम्प्लीमेंटेशन में तो प्रॉब्लम होगा ही, लॉ को मिसयूज भी बहुत ज्यादा किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है डीस्टेबिलाइज मैरिज इंस्टीट्यूशन। मतलब मैरिज इंस्टीट्यूशन को एक सैक्रोसैंक्ट माना गया, एक बहुत पवित्र बंधन माना गया। जितना पवित्र हम लोगों के यहाँ इंडिया में शादी को माना जाता है, उतना दूसरी कंट्री में नहीं माना जाता। तो अब
राइटर ये बताना चाहते हैं कि इससे जो ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। छोटी सी बात होगी और औरत चली जाएगी, फीमेल चली जाएगी वहां पे थाने में या कहीं पे भी केस करने की भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो ये मैरिज पे जो डिवोर्स रेट है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। इसके साथ साथ राइटर ये भी बोलते हैं कि लॉ कमीशन ने साफ साफ मना किया है कि नहीं, ये मैरिटल रेप को हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठता है। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि सोशल एंड मोरल अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। मतलब आप देखो, किसी को ना नियम से नहीं चला सकते हो, राइट। मैं आप लोगों को जबरदस्ती 5 बजे नहीं उठा सकता हूँ, ये आप लोगों की इच्छा शक्ति है कि आप लोग उठ जाते हो, हमारे डर से नहीं उठते हो सकता है एक आध लोग ऐसा करते होंगे डर से, लेकिन बाकी जितनी जनता है जो मुझे सुन पा रही है, आप लोग अपनी इच्छा शक्ति से उठते हो, क्योंकि पता है कि मैं भी एक लिमिट तक आपको बात करूंगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझिएगा आप, कि लॉ से ही नहीं कंट्री चलेगी। आप जब तक हमारे अंदर बिहेवियरल चेंजेस नहीं आएगा, हमारे व्यवहार में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, हमारे एटीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सोशल और मोरल वैल्यूज को मतलब और ज्यादा स्प्रेड करने की जरूरत है, ताकि ये सब चीजें अपने आप ठीक हो जाए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरीके की बात नहीं करते हैं, और वो भी अपनी वाइफ को एक रिस्पेक्ट और एक डिग्निटी जरूर प्रोवाइड करते हैं जो एक्चुअली में वो डिजर्व करती है, या ये बंदा डिजर्व करता है। दोनों म्यूचुअली होता है, वाइफ भी जितना रिस्पेक्ट देती है हस्बैंड भी उतना ही रिस्पेक्ट देता है, यदि वो पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा मतलब किताब पढ़ा लिखा नहीं, मतलब अच्छा इंसान हो, तो एक थोड़ी सी ह्यूमैनिटी उसके अंदर हो। तो क्रिमिनल लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, जोग्राफिकल वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। तो क्रिमिनल लॉ जब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो स्टेट्स के पास भी एक राइट है कि वो इस पे रूल बनाए। तो सारे स्टेट के अलग अलग चैलेंजेस हैं, वो कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब मेन आते हैं हम आज के आर्टिकल पे। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ना स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। स्प्लिट वर्डिक्ट क्या है? एक केस पहुंचा था मैरिटल रेप का ही दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें दो जज थे, एक राजीव सकधेर थे और दूसरा है जस्टिस सी हरिशंकर। इन दोनों ने अलग अलग बातें कह दी। यही इसी को कहते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। ये आप लोगों को स्प्लिट वर्डिक्ट से पहले एक बेसिक चीज बता देता हूं, और उसके बाद पूरा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। बेसिक चीज ये है कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। आईपीसी 375 इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन ये कहता है कि देखो, यदि वाइफ 18 साल से बड़ी है, यदि वाइफ का एज 18 ईयर से ज्यादा है, और उसके बाद हस्बैंड उसके साथ सेक्स करता है, उसके बिना कंसेंट का, तो रेप नहीं कहा जाएगा। ये आईपीसी कह रहा है। आईपीसी 375 का एक्सेप्शन जो दिया है, वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि यदि वाइफ का एज 18 ईयर से ज्यादा है और उसके बाद उस हस्बैंड उसके साथ सेक्स करता है उसके बिना कंसेंट का, तो भी उसको हम रेप नहीं मानेंगे। यहीं पे इन दोनों लोगों का ओपिनियन डिवाइडेड है। ये राजीव जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, रेप इज रेप। अब रेप का मतलब बेसिक जो कोर है वो यही है ना, कि उसके बिना कंसेंट का उसके साथ आप सेक्स कर रहे हो, तो कोई बाहर का करे या कोई शादीशुदा करे, मतलब उसका हस्बैंड करे, रेप तो रेप है। तो ये राजीव जो है, राजीव सकधेर, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इसको खत्म कर देना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ को ये वायलेट करता है। लेकिन जस्टिस सी सी हरिशंकर ये कह रहे हैं कि देखो, कानून बनाना ना लेजिस्लेचर का काम है, हम कानून को इंटरप्रेट कर सकते हैं जुडिशरी के नाते। तो ये कानून यदि बनाना ही है इस पे, तो ये कोर्ट का काम नहीं है कानून बनाए, ये लेजिस्लेचर कानून बनाएगी। अब कानून लेजिस्लेचर बनाएगी तो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट साफ साफ यही कहती है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आईपीसी 375 का सेक्शन जो एक्सेप्शन है उसको हम नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये फिट नहीं बैठता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे कोई भी फाइनल हियरिंग अभी तक नहीं दी है, अपना न्यूट्रल स्टैंड बनाए हुए है। आर्टिकल